हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलय। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था अणु संख्या गुण के बारे में। और ये जो अणु संख्या गुण है इसमें भी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, क्वथनांक में उन्नयन। बेटा ध्यान रखना, ये जो अणु संख्या गुण है ना, यहां से क्वेश्चन 100% आता है। यानी कि जो हम चार प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं ना, कौन सी चार प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुण, कौन सी, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और प्रासरण दाब, ये जो चार प्रॉपर्टी है यहां से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। एग्जाम ही क्या, कंपटीशन लेवल पे भी यहां से 100% पूछा जाता है। इसलिए आप इन चारों प्रॉपर्टी को बहुत ही सीरियस होकर और बहुत ही हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर से समझना है और क्लियर से तैयार भी आपको करना है बेटा। चलिए, पिछले लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था अणु संख्या गुण और क्वथनांक में उन्नयन के बारे में। फिर भी मैं बता दूं कि अणु संख्या गुण किसे कहते हैं। तो वे भौतिक गुण जो केवल विलेयिक कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेटा अणु संख्या गुण, जो केवल विलेयिक कणों की संख्या पर। अब इन कणों के अंदर बेटा आयंस भी आ जाते हैं, अणु भी आ जाते हैं, परमाणु भी आ जाते हैं। अगर परमाणु है तो नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेगा, अगर अणु है तो अणुओं की संख्या पे डिपेंड करेगा, और अगर आयंस है तो आयनों की संख्या पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, कैसे डिपेंड करते हैं, समानुपाती होते हैं। जितने ज्यादा आयंस होंगे अणु संख्या गुण का मान उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आई आपको। तो वो लेक्चर आप देखना जरूर, ऊपर लिंक दे दिया गया है, उस लेक्चर को देख कर आना, उसके बाद ये लेक्चर देखना। ठीक है, वैसे ये लेक्चर आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा, चाहे वो लेक्चर भी आप ना देखें, लेकिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो इसलिए आप जरूर उस लेक्चर को देखें। तो आज हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। हम बात करेंगे इसमें हिमांक। हिमांक किसे कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। साथ में बात करेंगे हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और क्या बात करेंगे बेटा, हिमांक में अवनमन तथा मोललता में संबंध। ये जो हिमांक में अवनमन है ना, इसका मोललता से क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हिमांक में अवनमन तथा अणुभार में संबंध, ये बात करेंगे। और इन पर जितने फॉर्मूले बनेंगे उन फॉर्मूले के ऊपर हम आंकित प्रश्न की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हिमांक में अवनमन कह रहा हूं, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। हिमांक अब जानते हो, हिमांक का मतलब होता है जमना, फ्रीज हो जाना। याद होगा आपको, हम हिम को बर्फ बोलते हैं। हिम को क्या बोलते हैं बेटा, बर्फ, हिम बर्फ। तो हिमांक का मतलब होता है जमना, यानी कि जब कोई ध्यान से समझना बेटा, द्रव ठोस में कन्वर्ट होता है, जब कोई द्रव ठोस में कन्वर्ट होता है तो वो जम रहा है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इस घटना को हम बोलते हैं हिमांक। किसी द्रव का किसी ठोस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझो बेटा, समझते हैं इस बात को। मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें हमने क्या कर रखा है, कोई लिक्विड भर रखा है, ये कोई द्रव है, सपोज दैट वाटर ही मान लो, पानी है, ये पानी है बेटा, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जमाऊंगा तो मुझे ताप को घटाना पड़ेगा, ताप को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे ताप घटाऊंगा मैं तो क्या होने वाला है बेटा, ध्यान से समझना क्या होने वाला है। जैसे मैं ताप घटाऊंगा तो यहां पर जो वाष्प बनती थी वाष्प घट जाएगी, समझ लो भाई। देखो सुनो, दो फिनोमिना थे, एक तो जब मैं इसको गर्म करता हूं, लिक्विड को गर्म करता हूं, ध्यान से समझो बेटा, जब मैं इस द्रव को, पानी को गर्म करता हूं तो वाष्प बनता है, क्या बनती है,
वाष्प बनती है ना, वाष्प, और वाष्प बनेगी तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बहुत अच्छे। और जब ये बढ़ता बढ़ता वाष्प दाब किसके बराबर आ जाता है, 1 atm के बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं यहां पर जो भी ताप होगा वो इसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, डेफिनेशन दी थी क्वथनांक की, कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, 1 वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, उसे उसका क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। तो जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो वाष्प बनेगी, उसकी वाष्प बनेगी तो वो क्या लगाएगा, वाष्प दाब लगाएगा, वाष्प दाब लगाएगा, और उसका जब वाष्प दाब बढ़कर किसके बराबर हो जाएगा, 1 atm के, तो वो क्वथनांक कहलाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि क्वथनांक में वाष्प बढ़ती है, जब वाष्प बढ़ती है तो वाष्प दाब भी बढ़ता है। अब क्या हो रहा है, अब बेटा हम इसको द्रव को कन्वर्ट कर रहे हैं, द्रव को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, ठोस के अंदर। तो जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो यहां का तापमान घटाऊंगा, तापमान घटेगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, मॉलिक्यूल क्या आएंगे बेटा, पास पास आएंगे। चेक करो, ये दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे। जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वाष्प, अब ये वाष्प में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि मॉलिक्यूल क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, वाष्प घटती जाएगी। वाष्प क्या होती जाएगी बेटा, वाष्प घटती जाएगी। और जब ये वाष्प घटकर, वाष्प घटेगी तो वाष्प दाब भी घटेगा, वाष्प घटेगी तो वाष्प दाब भी घटेगा भैया। वाष्प बढ़ रही है तो वाष्प दाब बढ़ रहा है, वाष्प घट रही है तो वाष्प दाब भी क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब ये वाष्प दाब घटता घटता किसके बराबर आ जाए, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर आ जाए। समझ रहे बात को, जब यहाँ का वाष्प दाब घटकर किसके बराबर आ जाए, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर आ जाए, तो उस समय यहाँ जो भी ताप होगा उसी ताप को हम उसका क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। उसी ताप को हम उसका क्या कहेंगे बेटा, हिमांक। यानी कि हिमांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। बेटा समझ लो अच्छे से, जैसे जैसे वाष्प दाब घट रही है, जैसे जैसे वाष्प दाब घट रही है, और वो घटती घटती जब उसकी ठोस अवस्था के बराबर आ जाए तो उस समय वहां पर जो भी ताप होगा वो उसका क्या कहलाएगा, वही ताप उसका हिमांक कहलाएगा। अब अगर बात की जाए पानी का हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक, जल किस ताप पर जमता है भाई, तो जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। पानी किस ताप पर बेटा फ्रीज होता है, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो चलिए देखते हैं इसको। हिमांक क्या है बेटा, समझे बात को। हिमांक की डेफिनेशन, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी भी लिक्विड का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। आगे देखो, दूसरे शब्दों में हम और दूसरे डेफिनेशन को क्या बोल सकते हैं, वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो तापमान जिस पर कोई द्रव किसमें, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है बेटा, हिमांक कहलाता है। समझ में आई बात, बहुत अच्छी। उदाहरण के लिए पानी का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस तापमान पर यह बर्फ में बदल जाता है। यानी कि जो पानी है ना वो बर्फ में बदलेगा, कौन से तापमान पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर हो गई बात आपको, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करें हम हिमांक में अवनमन। किसकी बात करें बेटा, हिमांक में अवनमन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन बेटा, हिमांक में अवनमन, बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशन। क्या है हिमांक में अवनमन, चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं।
हमारे पास एक कंटेनर है, ये रहा, इसके अंदर हमने लिक्विड भर दिया, पानी भर दिया। इसको बहुत अच्छे समझना बेटा, ये पानी भर दिया हमने। अब आप जानते हो जैसे मैंने पानी भरा तो पानी की वाष्प बनती है, पानी है बेटा, ये पानी की क्या बनती है, वाष्प। अब जब मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा, जब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ताप को घटा रहा हूं, यहाँ के तापमान को घटा रहा हूं। तापमान घटने से, तापमान को घटा रहा हूं बेटा, यहाँ के तापमान को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो जैसे मैं इसके तापमान को डिक्रीज करूंगा तो यहाँ का वाष्प भी घटेगा, और वाष्प घटेगा तो तापमान घटने से वाष्प घट रहा है ना, तो जब ये वाष्प घटेगी तो वाष्प दाब भी घटेगा, और जब ये वाष्प दाब घटता घटता ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर आ जाएगा, तो उस समय यहाँ जो भी ताप होगा वो उसका हिमांक कहलाएगा। क्लियर है बात, बहुत अच्छा। अब मैंने इसके अंदर बेटा डाल दी चीनी, चीनी डाल दो, नमक डाल दो, कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी डाल दो। जैसे आपने इसके अंदर बेटा चीनी डाल दी तो अब सरफेस पे चीनी के मॉलिक्यूल भी आ गए होंगे, आ गए होंगे नहीं आए होंगे, चेक करो। अब सरफेस पे हमारे चीनी के मॉलिक्यूल भी आ गए, यानी कि पहले तो सरफेस पर केवल ए के मॉलिक्यूल थे, अब सरफेस पर ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। चीनी को बी मान रहा हूं मैं, पानी को ए मान रहा हूं बेटा, पानी को ए मान रहा हूं। तो अब सरफेस पर चीनी के मॉलिक्यूल भी है और हाँ पानी के मॉलिक्यूल भी है। अब आप जानते हो जब यहाँ पर केवल पानी के मॉलिक्यूल थे तो मैंने इसका यहाँ का तापमान को घटाया तो वाष्प घट गई, वाष्प घट गई तो वाष्प दाब घट गया होगा, और जब ये वाष्प दाब घटता घटता किसके बराबर आ जाए, हाँ हिमांक ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो उस समय का यहाँ का ताप हिमांक कहलाएगा। अब मैंने इसके अंदर डाल दी चीनी, चीनी डालने से क्या होगा, चीनी डालने से क्या होगा, सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल चले गए। अब बी के मॉलिक्यूल की वाष्प नहीं बनती, वाष्प नहीं बनती, तो चीनी के डालने से वाष्प तो पहले कम हो गई। समझो इस बात को, चीनी के डालने देखो यहाँ 4 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल है जो सारे के सारे वाष्प में कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ तो केवल कितने मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट हो सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल। कितने बेटा, केवल 2 मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो चीनी डालने से पहले ही वाष्प घट गई। अब मैं अगर तापमान को और घटा दूं, तापमान को कम कर दूं, तो भाई वाष्प दाब तो और घट जाएगा ना, क्योंकि वाष्प घट जाएगी। चीनी के डालने से इस बात को समझो अच्छे से, ऐसे चीनी डाल दी तो इसमें क्या होगा, सरफेस पर चीनी के मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे, ये देखो ये रहे, आ जाएंगे नहीं। अब हम जानते हैं चीनी के मॉलिक्यूल की वाष्प नहीं बनती है, वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब भी घट जाएगा, यानी कि चीनी के डालने से वाष्प दाब घट गया, चीनी के डालने से क्या घट गया, वाष्प दाब। अब मैं यहाँ का तापमान को कम करूंगा, जैसे तापमान को कम करूंगा तो वाष्प और घट जाएगी, वाष्प और घट जाएगी, और जब ये वाष्प घटती घटती किसके बराबर आ जाएगी, ठोस अवस्था के बराबर आ जाएगी, तो उस समय यहाँ का जो तापमान होगा वो उसका क्या कहलाएगा बेटा, हिमांक कहलाएगा। आ रही है बात समझ में, हाँ हिमांक कहलाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पर बेटा चीनी डाली तो यहाँ का क्या होगा, अगर यहाँ पर पानी है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा तो यहाँ पर चीनी के डालने से चूंकि वाष्प घट जाएगी तो वाष्प दाब भी घट जाएगा, वाष्प दाब घटेगा तो तापमान भी घटेगा, तो ये अब 0 पे फ्रीज नहीं होगा बल्कि -2 डिग्री सेल्सियस या -3 डिग्री सेल्सियस, मतलब तापमान 0 से नीचे चला जाएगा। अब वो कितना जाएगा ये डिपेंड करेगा चीनी की मात्रा पे, जितनी ज्यादा चीनी डालोगे वाष्प उतनी कम हो जाएगी, वाष्प दाब उतना घट जाएगा जितनी ज्यादा चीनी डालेंगे, और जितना ज्यादा वाष्प दाब घटेगा हिमांक भी उतना ही घट जाएगा। अगर यहाँ पर हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है और मैंने अगर 5 ग्राम चीनी डाली तो -1 हो गया, तो अगर मैं 10 ग्राम चीनी डालूंगा तो -2 में चला जाएगा वो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप चीनी डालोगे
वाष्प उतनी घट जाएगी, वाष्प जितनी घटेगी वाष्प दाब उतना घटेगा, और जितना वाष्प दाब घटेगा बेटा उतना ही हिमांक घट जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छे। तो क्या कहता है डेफिनेशन, हिमांक में अवनमन क्या होता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ जिसकी वाष्प ना बनती मिलाया जाता है तो उसका हिमांक घट जाता है, तो उसका हिमांक घट जाता है। आ रही है बात समझ में? अब हिमांक में अवनमन होता क्या है? ये तो विलायक को डिनोट करेंगे टी नॉट एफ से, ये विलियन को डिनोट करेंगे टी एफ से। तो आप मुझे बताओ 0 डिग्री सेल्सियस बड़ी वैल्यू है या फिर -2 डिग्री सेल्सियस बड़ी वैल्यू? ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस बड़ी वैल्यू होगी ना, तो यानी कि हम जब घटाते हैं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को तो घटाते हैं। किसमें से बेटा? बड़ी वैल्यू में से किसको घटाते हैं? छोटी वैल्यू को घटाते हैं। चलिए, तो डेल्टा टीएफ क्या आएगा? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक। टीएफ क्या है? विलयन का हिमांक। तो शुद्ध विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटा दो तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा? हिमांक में अवनमन निकल के आ जाएगा। अवनमन का मतलब होता है घटना। कितनी कमी आई? कमी का आना। कितनी कमी आ गई? पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, चीनी डालने से -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कितने की कमी आ गई? 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई। तो ये जो 2 डिग्री सेल्सियस है इसी को हम क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए बेटा, हिमांक में अवनमन क्या है सुने अच्छे से। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। जब किसी विलायक में कोई भी अवाष्पशील पदार्थ घोलेंगे तो उसका उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, फलस्वरूप उसका हिमांक कम हो जाता है। विलायक तथा विलयन के हिमांकों में अंतर हिमांक में अवनमन कहलाता है। हिमांक में अवनमन क्या होता है बेटा? विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटा दो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। चलिए आगे चलते। यह एक अणुसंख्यक गुण है। अणुसंख्यक गुण क्या होता है? मैंने आपको बताया, ऐसे गुण जो केवल विलय के कणों की संख्या पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, उसकी प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते, ऐसे गुणों को हम बोलते हैं अणुसंख्यक गुण। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, जिसका अर्थ है कि यह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उनकी प्रकृति पर। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? डेल्टा टीएफ से। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर होगा टी नॉट एफ माइनस टीएफ, जहां टी नॉट एफ क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक। टीएफ क्या है? विलयन का हिमांक। टीएफ क्या है बेटा? चेक करो, विलयन का हिमांक। टीएफ हमारा क्या है? विलयन का हिमांक। अब मैं जो आपसे कह रहा था कि भाई ये केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। उस बात को समझाता हूं। ये मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर, इसके अंदर आपने यूरिया डाला हुआ है। कितनी अमाउंट यूरिया की डाल दी? मान लीजिए 20 ग्राम। किसके अंदर डाली? पानी के अंदर। हिमांक आया बेटा -2 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए 20 ग्राम यूरिया डालने से पानी का हिमांक कितना घट गया? 2 डिग्री सेल्सियस घट गया, तो -2 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रीज होगा। दूसरी ओर हमने लिया बेटा पानी, और इस पानी के अंदर आपके डाल दिया ग्लूकोज। कितना ग्राम? 20 ग्राम। तो भाई ग्लूकोज का भी हिमांक कितना आएगा? हाँ, -2 डिग्री सेल्सियस आएगा। यानी कि जो हिमांक 20 ग्राम यूरिया का होगा वही हिमांक 20 ग्राम ग्लूकोज का होगा। तो चेक करो, ये जो यूरिया है, चेक करो बेटा, ये यूरिया है और ये क्या है? ग्लूकोज है। प्रकृति में डिपेंड कर रहा है क्या? नेचर पे डिपेंड कर रहा है क्या? ग्लूकोज और यूरिया की नेचर पे डिपेंड कर रही है क्या? बात नहीं, ये डिपेंड किस पर कर रही है बेटा? मात्रा पे डिपेंड कर रही है। चूंकि मात्रा सेम है
इसलिए हिमांक में अवनमन भी सेम है। अगर मैं मात्रा डिफरेंट कर दूं, ध्यान से देखो, मात्रा मैंने क्या कर दी, मात्रा कर दी यहां पर ग्लूकोज की 30 ग्राम, ग्लूकोज की अमाउंट कितनी कर दी 30 ग्राम। तो भाई अब जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, हिमांक में अवनमन भी उसी में ज्यादा होगा। अब यहाँ पर हिमांक में अवनमन माइनस के 2 नहीं, मान लीजिए माइनस के 3 डिग्री सेल्सियस आएगा, घट जाएगा। जितना ज्यादा मैं अवाष्पशील विलेय मिलाऊंगा, वाष्प दाब उतना ही घट जाएगा ना, वाष्प दाब घटेगा तो हिमांक में अवनमन भी घट जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, ये था। तो 20 ग्राम यूरिया का जो हिमांक में अवनमन होगा, वही 20 ग्राम ग्लूकोज के हिमांक में अवनमन पाया गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हिमांक में अवनमन है वो क्या है, वो विलेय की प्रकृति पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि विलेय की मात्रा मतलब विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हो, उन्हें कहा जाता है अणुसंख्यक गुण। इसका मतलब हिमांक में अवनमन क्या है, एक अणुसंख्यक गुण है। क्लियर है बात, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे चलते हैं। हिमांक में अवनमन तथा मोललता में संबंध, हिमांक में अवनमन तथा मोललता में संबंध। ठीक है बेटा, रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या है, एक सांद्रता है। जितनी ज्यादा चीनी डालूंगा, बताओ विलयन उतना ज्यादा सांद्र होगा, और जितनी ज्यादा चीनी डालूंगा विलयन उतना सांद्र हो रहा है। जितना ज्यादा सांद्र होगा यानी कि चीनी की मात्रा ज्यादा है, हिमांक उतना ही घट जाएगा, नहीं घट जाएगा, यानी कि हिमांक में अवनमन उतना ज्यादा होगा। हिमांक में अवनमन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। मतलब पानी 0 डिग्री सेल्सियस था, आपने 20 ग्राम चीनी डाल दी, मतलब तो ये हो गया माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस कितना का आएगा, 2 डिग्री सेल्सियस का ही तो आएगा बेटा। अब अगर आपने डाल दिया 50 ग्राम चीनी, तो मान लीजिए घट के हो गया माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब डिफरेंस कितना है डेल्टा टी, वो कितना है 5 डिग्री सेल्सियस का। तो जितनी ज्यादा मैं चीनी डालता जा रहा हूं, बताओ हिमांक में अवनमन उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, नहीं जा रहा है? क्लियर है बात, बहुत अच्छे। तो मैं बोल सकता हूं कि जो हिमांक में अवनमन है ना, वो मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। तो चेक करो, हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। मोललता बढ़ाओगे हिमांक में अवनमन बढ़ेगा, मोललता घटाओगे हिमांक में अवनमन घटेगा। तो हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा टीएफ समानुपाती होगा बेटा किसके मोललता के। मोललता को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एम से। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि डेल्टा टीएफ समानुपाती स्मॉल एम के। समानुपाती का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है केएफ। क्या आता है, कांस्टेंट केएफ। तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू स्मॉल एम, जहां हमारे पास जो केएफ है वो है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल एम क्या बेटा, स्मॉल एम मोललता। और डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन। तो ये चीज दे रखी है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू स्मॉल एम, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा हमारा केएफ। जहां ये केएफ है बेटा, ये क्या है केएफ, मैंने वहां दिखा दिया। जहां केएफ मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल एम क्या है मोललता, और डेल्टा टीएफ क्या है बेटा, डेल्टा टीएफ वो है हमारा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन होता है कमी, तो हम बोल सकते हैं हिमांक में कमी। अवनमन का मतलब क्या है, डिप्रेशन, घटना, डिक्रीज कर जाना। तो डिक्रीज मतलब कमी। क्लियर है बात, सब कुछ समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते। इसके बाद है बेटा हमारे पास हिमांक में अवनमन तथा अणुभार। अणुभार को हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान में संबंध। रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो और मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो। क्लियर है बात, क्या रिलेशन होता है, तो हम बोल सकते हैं हिमांक में अवनमन और अणुभार में निम्न संबंध होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है, कई बार एग्जाम में आ चुका है।
ठीक है, बस यही पूछा जाता है कि हिमांक में अवनमन तथा अणुभार में क्या संबंध होता है। अणुभार मतलब मोलर द्रव्यमान में क्या। तो हम जानते हैं बेटा, अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा कि डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ इंटू स्मॉल एम। बस यहाँ पर हमें स्मॉल एम मतलब मोललता का फॉर्मूला रखना है। भाई मोललता होती है, स्मॉल एम होता है हमारे पास, स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू बटे एम गुना कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किलोग्राम में। ये एम डैश कह दो इसको फिलहाल, मोललता को। और अगर मैं एम ही कह रहा हूं, अगर मैं इसको एम कह रहा हूं तो इसको मैं एम डैश बोल दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आप जानते हो कि ये जो किलोग्राम है इसको मैं अगर ग्राम में कन्वर्ट करूं तो भाई 1000 से गुना करनी पड़ेगी ऊपर। अब ये कैपिटल डब्ल्यू किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो मोललता का फॉर्मूला होगा स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू गुना कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी हाँ, गुना कैपिटल डब्ल्यू और गुना 100,000 1000, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू गुना 1000 बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। ये वैल्यूज यहां उठा के रख दो एम की जगह, तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुना स्मॉल डब्ल्यू गुना 1000 बटे बेटा एम डैश कह दो, या फिर अब मैं एम ही बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ तो मोललता है ही नहीं, कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किस में बेटा, ग्राम में। तो ये रिलेशन होगा, ये जो एम है ना ये मोलर मास ही तो है, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, अणुभारी तो है ये। तो अणुभार को हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ में क्या संबंध होता है कि डेल्टा टीएफ बराबर 1000, ये शुरू में लिया है मैं, 1000 गुना केएफ ये रहा, गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू, ये रिलेशन होता है। आप इसे एम डैश भी बोल सकते हो, M2 भी बोल सकते हो। अगर इसे M2 बोलूंगा तो इसे W2 बोलूंगा, इसे W2, इसे W। जहां देखो, जहां ये बताना बहुत जरूरी है बेटा, जहां डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन, अवनमन को हम क्या बोलते हैं, कमी। केएफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान या फिर विलेय का द्रव्यमान। स्मॉल डब्ल्यू सॉरी विलेय का द्रव्यमान, जिसे भार भी बोल सकते हैं, विलेय का भार। स्मॉल एम क्या है बेटा, विलेय का मोलर द्रव्यमान या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अणुभार। ये क्या है बेटा, ये विलायक का द्रव्यमान, जिसे हम बोल सकते हैं विलायक का भार। चेक करो, विलायक का द्रव्यमान या फिर विलायक का भार। तो कौन सी चीज क्या है, इस बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो हम न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे से। तो सारे टॉपिकों पे न्यूमेरिकल होने हैं इस पे। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आ चुकी है, तो इसलिए इस पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना। क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। जैसे हमने वहां पर मोलल उन्नयन स्थिरांक पढ़ा था, यहां भी मोलल अवनमन स्थिरांक पढ़ेंगे। डेफिनेशन सेम है बेटा। क्या कहती है डेफिनेशन, मान लीजिए आपके पास ये जल है 1000 ग्राम, कितना है, 1000 ग्राम। इस 1000 ग्राम में मुझे 1 मोल घोलना है किसी अवाष्पशील पदार्थ का, 1 मोल घोलना है बेटा। तो जब मैं 1000 ग्राम विलायक में, जल है ना ये, जल तो विलायक होगा बेटा। जब मैं 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को घोलूंगा, तो 1 मोल घोलने से उसके हिमांक में कमी आएगी, यानी कि हिमांक में अवनमन होगा। तो वो जो हिमांक में अवनमन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। कि जब किसी 1000 ग्राम विलायक में किसी 1 मोल किसी अवाष्पशील पदार्थ के घोले जाते हैं, तो हिमांक में जो अवनमन होता है उसी को बोलते हैं हम मोलल अवनमन स्थिरांक। डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो मैं कहूंगा, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तो हिमांक में जो अवनमन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। चेक करो बेटा डेफिनेशन अब इसको। किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर, 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है, हिमांक में जो कमी आएगी, उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक, भाई मात्रक पता होना चाहिए, एसआई मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है।
अब के एफ का जो फॉर्मूला है बेटा, के एफ का हम के एफ कैसे निकाल सकते हैं? के एफ का फॉर्मूला होता है आर टी नॉट एफ का होल स्क्वायर पे है ये, आर टी नॉट एफ का होल स्क्वायर अपॉन 1000 गुना एल एफ, एफ सफिक्स में है बेटा नीचे एल एफ गुना एल एफ, आर टी नॉट एफ का होल स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ, जहां आर क्या है? गैस स्थिरांक, आर क्या है? गैस स्थिरांक, जिसकी वैल्यू हम लगभग रखते हैं 2 कैलोरी, गैस स्थिरांक। टी नॉट एफ क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक, टी नॉट एफ क्या होगा बेटा? शुद्ध विलायक का हिमांक। एल एफ क्या है? विलायक के गलन की, गलन मतलब गलाना, हाँ फ्यूजन, विलायक के गलन की गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम, गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम। क्लियर है बात? हाँ, तो हम जब सारी वैल्यूज रख देंगे यहां पर, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? के एफ निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक, इसको चेक करो बेटा, ये भी डेफिनेशन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है हिमांक के लिए आणविक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा दो। तो आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? जहां हमने 1000 लिया था वहां अब 100 ग्राम लेना है। तो जब किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को 100 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तो जो हिमांक में अवनमन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? आणविक अवनमन स्थिरांक, 100 ग्राम में। यानी कि आणविक उन्नयन स्थिरांक 100 ग्राम के लिए होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक 1000 ग्राम के लिए होता है। दिमाग में डाल लो ये बात, क्योंकि जब फॉर्मूले लगते हैं तो हमें ये देखना होता है कि उसने आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया है या फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है। इसको दिमाग में डाल लो बेटा। तो चेक करो, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं बेटा के से, के एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन वो 100 ग्राम के लिए होगा। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक भी क्या होगा? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होगा, एसआई मात्रक। क्लियर है? फॉर्मूला देखो, 100 ग्राम के लिए था ना, आपने देखा था डेल्टा टी एफ 1000 के लिए 1000 गुना के एफ गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। यहां क्या डिफरेंस आया? यहां 1000 की जगह तो 100 आ गया, सोचो समझ मारिए, के एफ की जगह के आ गया, बाकी तो सेम है, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। तो यहां मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी एफ बराबर 100 गुना के गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। जहां जहां वैल्यू सब पता है, जहां बेटा के क्या है? आणविक उन्नयन, आणविक अवनमन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार, स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार, और डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक में अवनमन। बात समझ में आई? क्लियर है बात? सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चलिए अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल पे चलने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले आने चाहिए जो अभी हमने करे, तो मैं साइड में लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो इसको, अभी फॉर्मूले को। हाँ, पहला फॉर्मूला हमने देखा अभी कि जो डेल्टा टी एफ होता है उसका मोललता से क्या संबंध होता है? के एफ इंटू स्मॉल एम। ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, ये फॉर्मूला पता हो। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, सॉरी टी नॉट एफ माइनस टी एफ। मीनिंग्स बताओ, टी एफ नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक, टी एफ क्या है? विलयन का हिमांक। तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा 1000 ग्राम के लिए 1000 गुना के एफ गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आना चाहिए। चौथा फॉर्मूला हमने 100 ग्राम के लिए पढ़ा, तो 100 गुना के गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। 4 फॉर्मूले आपसे आए। पांचवा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा? पांचवा फॉर्मूला पढ़ा हमने के एफ निकालने के लिए, तो के एफ बराबर था आर टी नॉट एफ का होल स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ फ्यूजन, एफ मतलब फ्यूजन, गलन ऊष्मा प्रति ग्राम। क्लियर है बात? ये सारी चीजें हमने आपको फॉर्मूला आने चाहिए, हम न्यूमेरिकल तभी कर पाएंगे अच्छे से। तो इन्हें कॉपी में नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चले
चलिए तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है भाई। चेक करो पहला न्यूमेरिकल, वो कह रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है भाई, बहुत इंपोर्टेंट। ठीक है, 2023 में भी समथिंग आया हुआ है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, तो चेक करो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कर रहे हो, बहुत अच्छा। क्या कह रहा है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2, C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल था, उसको 600 ग्राम जल में घोल दिया। घोलने पर क्या हुआ, विलियन के, एक तो मुझे बताना है जब मैंने घोला, तो एक तो बताना है विलियन के हिमांक अवनमन, यानी कि विलियन में हिमांक में अवनमन जो हुआ होगा, हिमांक में जो कमी आई होगी, डेल्टा टीएफ, वो बताना है। दूसरा विलियन हिमांक की गणना कीजिए। दूसरा में क्या करना है, हिमांक की गणना करनी है। जल के लिए केएफ का मान दे दिया बेटा 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। दो बातें यहां से फाइंड आउट करनी है, एक तो हिमांक में अवनमन, किसका, विलियन का, विलियन के हिमांक में अवनमन बताना है, और दूसरा में बताना है विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक मतलब एक तो हमें डेल्टा टीएफ फाइंड आउट करना है यहां से, और एक हमें निकालना है बेटा टीएफ। टीएफ क्या है, विलियन का हिमांक, डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन, यानी कि हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। दो चीजें फाइंड आउट करनी है। अभी ध्यान से देखो, ये वाली चीज कब निकालते हैं, कब निकालते हैं, ये चीज तब निकालेंगे जब हमें डेल्टा टीएफ पता होगा, क्योंकि इसका रिलेशन इससे है। दिमाग में डाल लो ये बात, डेल्टा टीएफ यानी कि विलियन का हिमांक कब फाइंड आउट करेंगे, कब निकालेंगे, जब हमें क्या पता होगा, डेल्टा टीएफ का मान पता होगा। किसका, डेल्टा टीएफ का मान। अगर मुझे डेल्टा टीएफ का मान पता चल गया तो मैं क्या निकाल सकता हूं, टीएफ निकाल सकता हूं। और डेल्टा टीएफ कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला लिखवाया था उसने, मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया ना केएफ, तो अभी फॉर्मूला लिखवाया था 1000 गुना केएफ गुना स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना कैपिटल W। चेक करो, डेल्टा टीएफ इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और जैसे डेल्टा टीएफ पता चल जाएगा तो मैं फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ। मुझे ये पता होगा यहां से, ये निकालना है, ये क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक। कौन है यहाँ शुद्ध विलायक, देखो कौन है यहाँ, जल, और जल का हिमांक हमें पता है, जल कितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये मुझे पता है, ये मैं निकाल लूंगा, और ये मुझे निकालना है। क्लियर है बात, चलिए देखते हैं अब इसको अच्छे से। चेक करो बेटा, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, स्टार्टिंग से चलते हैं, 45 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल, और ये जो एथाइलिन ग्लाइकोल ये विले है, तो दिया है स्मॉल w, कितना, 45 ग्राम। अब मुझे अणुभार भी चाहिए होगा, मोलर द्रव्यमान जिसे हम बोलते हैं, तो स्मॉल m। एथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला चेक करो क्या है, C2H6O2 है या नहीं है, चेक करो, C2H6O2। तो मोलर द्रव्यमान निकालो इसका, एक कार्बन का भार होता है 12 गुना 2, हाइड्रोजन का 1 गुना 6, ऑक्सीजन का 16 गुना 2। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 होता है, कितना ऑक्सीजन है, 200 गुना कर दी। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने है, 600 गुना कर दी। कार्बन का बेटा 12 होता है, और कितने कार्बन है, 2, तो 200 गुना कर दी। चेक करो कितना है आंसर, चेक करो, m बराबर 12 दूनी 24, 6 ही कम 6, 16 दूनी 32, 24 और 6 30, और 32 62 ग्राम प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान अगर मैं निकाल रहा हूं तो कितना आएगा, 62 ग्राम प्रति मोल। स्मॉल w पता चल गया, स्मॉल m पता चल गया। आगे उसने क्या कहा, 600 ग्राम जल में घोला गया, जल तो विलायक है, तो कैपिटल W कितना दे दिया भाई, 600 ग्राम। आगे वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है आपको डेल्टा टीएफ फाइंड आउट करना है, और आपको हमें टीएफ निकालना है, ये निकालना है। सही है भाई, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, करें। हाँ, उसने एक और चीज दे दी, जल के लिए केएफ, केएफ का मान दे दिया बेटा, यहीं पे लिखा रहा हूं, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दे दिया बेटा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। समझ में आ रही है बात यहां तक, ये सारी वैल्यू दे दी उसने क्वेश्चन में। अब मुझे डेल्टा टीएफ निकालना है, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं, यहां पर हेडिंग डालूंगा, या स्टेप फर्स्ट जो भी आप डालने लगो, हिमांक अवनमन।
हमने हेडिंग डाली बेटा हिमांक अवनम। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हिमांक अवनमन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चेक करो डेल्टा टीएफ बराबर 1000 गुना केएफ गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टीएफ निकालना है, यहां से निकालो भाई डेल्टा टीएफ। भाई डेल्टा टीएफ बराबर 1000 गुना केएफ कितना है 1.86, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 45 बटे एम कितना बेटा 62 कैपिटल डब्ल्यू कितना है 600 ग्राम। सब कुछ ठीक है नहीं? चल चेक करो बेटा, बहुत अच्छा। पॉइंट हटेगा 2 जीरो नीचे आ जाएगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, सब कुछ ठीक है। इस 1 जीरो से ये जीरो खत्म, क्या बचा? डेल्टा टीएफ बराबर 186 क्योंकि पॉइंट हट गया था गुना 45 बटे 62 गुना 60, ये बचा गुना 60। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बेटा? इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी। तो चेक करो, मैं इसे काट सकता हूं किससे? 3 से। 20 या 60, 3 से काट सकता हूं मैं इसको, 15 या 45, 5 से कट जाएगा ये, 5 या 15, 5 चौक 20। सब कुछ ठीक है? बोलो जल्दी से, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। अब क्या करो, 2 से काट दो, तो डेल्टा टीएफ कितना आ गया बेटा? 186 गुना 3 बटे 62 गुना 4। इसे 2 से काटो, 2 ही कम 2 से 2 से काटो, 2 नहीं में 18 और 3 दूनी 6, 93। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अब क्या करो, आप कैलकुलेशन करो भाई, आगे चल रहे हम, कैलकुलेशन करो। तो यहां पर हमारे पास बचा डेल्टा टीएफ बराबर, चेक करो क्या बचा, 93 गुना 3 62 गुना 2। यहां बचा हमारे पास 93 गुना 3 बटे 62 गुना 2। अब क्या करें, बस कैलकुलेशन कर लेते हैं कि डेल्टा टीएफ बराबर 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27 बटे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124। तो हम क्या करेंगे, 279 पे 124 का पहाड़ा पड़ेंगे। कितनी बार चलेगा? 124 दूनी 248, 248 ही तो आएगा या क्या आएगा? बिल्कुल 248। तो ठीक है, 2 बार चल जाएगा, 248 आ गया। कितना बचेगा बेटा? 9 में से 8 गया 1, 7 में 4 गया 3, 31। पॉइंट लगो तार लिए 0 आपने। कितनी बार चलेगा? 2 ही बार चलेगा। कितनी बार? 2 बार। तो फिर से कितना आ जाएगा? 248। घटाओ, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 4 गए बेटा 6, 62 आ गया। भाई एक दाई इधर ली ना आपने, एक दाई इधर से ली थी, यहां से यहां गए आप, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 0 बच गया, 0 में से 4 नहीं जा सकते, तो एक दाई इधर से लिया आपने, 10 में 4 गए, 6 बच गए। अब क्या करें? फिर से 0 उतार लो। अब कितना? अब भाई कितनी बार चल जाएगा? 5 बार तकरीबन, 6 बार तो चलेगा नहीं, 5 बार चल जाएगा। तो लगभग हमारा डेल्टा टीएफ कितना आ गया बेटा? डेल्टा टीएफ आ गया 2.25। किसमें रखूं? डिग्री सेल्सियस में रख लेते हैं। डेल्टा टीएफ आ गया 2.25 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। या आप एक काम करो, इसे केल्विन में रख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको केल्विन में कर लो, केल्विन, 2.25 केल्विन डेल्टा टीएफ। लेकिन मुझे डेल्टा टीएफ भी निकालना था और साथ में विलियन का हिमांक भी निकालना था। चेक करो अब दूसरा। अब मैं स्टेप सेकंड में बात कर रहा हूं विलियन का हिमांक। तो हेडिंग लगाएंगे हम विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक। अब विलियन का हिमांक निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए शुद्ध विलायक यानी कि जल का हिमांक, जल का हिमांक। जल का हिमांक होता है बेटा टीएफ नॉट, वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो 273 जोड़ते हैं केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए 0 में 273 जोड़ोगे तो 273 आ जाएगा। तो शुद्ध जल का हिमांक कितना आ गया बेटा? 273 केल्विन, 273 केल्विन। अब डेल्टा टीएफ बराबर होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ। मुझे टीएफ निकालना है, ये कितना है? 2.25। ये कितना है? 273 माइनस टीएफ। इस टीएफ को इधर उठा के ले आओ, टीएफ को इधर ले आओ और इसे इधर ले जाओ। तो भाई टीएफ बराबर होगा 273 माइनस
2.25। तो चेक करो बेटा, 273 में से घटा दो 2.25, घटा देते हैं। पॉइंट के बाद जीरो लगा दी, कोई वैल्यू तो होती नहीं। ये एकदम इधर गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचा होगा, 9 में से 2 गए 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 2 बचा होगा, 2 में से 2 गया 0, 7 2, तो कितना है 270.75। तो टीएफ आ गया बेटा 270.75 कैलोरी। क्लियर है? कैसे करोगे, समझ में आया न्यूमेरिकल? बहुत अच्छा। अब जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ज्यादातर कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ज्यादातर जो नहीं होगा वो बताएंगे आपको अच्छे से। इसे नोट कर लो जल्दी से, नोट करो इसको अच्छे से। कर लिया? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल। क्या कहता है सेकंड न्यूमेरिकल? इसको देखो बेटा, 25 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल, 25 ग्राम, वहां 45 था, आपके 25 दे दिया। फॉर्मूला सेम कि 300 ग्राम जल में बने, वहां 600 ग्राम था, जल में बने विलियन के हिमांक की गणना करनी है। विलियन का हिमांक निकालना है बेटा। जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तथा जल का हिमांक कितना है 273.15 केल्विन। तो जहां हमने 273 रखा था, अब के वहां कितना रखना है बेटा 273.15। अब के उसने दे दिया ना, तो इसलिए हम यही रखेंगे। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको डेल्टा टीएफ निकालना है, टीएफ निकालना है, और टीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा टीएफ। तो जैसा तरीका था सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसा का वैसा। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बोर्ड 2024 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, देखो बोर्ड 2024 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना बेटा। कमेंट करके आंसर बताना क्या आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक, कोई कार्बनिक यौगिक है जिसकी अमाउंट कितनी ली है 0.29 ग्राम, को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। हिमांक में जो कमी हो रही है, हिमांक में कमी को डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं, और वो कितनी है 1.5 डिग्री सेल्सियस की। यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए। बेंजीन के लिए केएफ का मान है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। तो चेक करते हैं बेटा इसको अच्छे से, हमें अनुभार निकालना है। तो अनुभार का रिलेशन हमें डेल्टा टीएफ से पता है, तो डेल्टा टीएफ देना चाहिए उसको। तो क्या क्या वैल्यू दे रखी है लिख लेते हैं। दिया है हल के अंदर, हल कर रहे हैं अब इसको। दिया है, क्या दिया बेटा उसने, स्मॉल डब्ल्यू 0.29 ग्राम, ये स्मॉल डब्ल्यू है ना, बहुत अच्छा। कितने ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू कितना है बेंजीन 5.8 ग्राम, इतने ग्राम बेंजीन में घोला गया। घोलने पर हिमांक में जो है अवनमन हुआ डेल्टा टीएफ को 1.5 डिग्री सेल्सियस का। तो कह रहा है यौगिक का अनुभार, भाई स्मॉल एम निकालना है, अनुभार को स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। सादे बेंजीन के लिए केएफ दे दिया उसने 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। क्लियर है क्या बात? बहुत अच्छे। अब चूंकि हम जानते हैं डेल्टा टीएफ और अनुभार में संबंध, तो चूंकि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं भाई कि जो डेल्टा टीएफ होता है ना, वो होता है 1000 गुना केएफ गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। जानते हैं नहीं जानते, जल्दी बताओ। जानते हैं ना, बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो केएफ भी मुझे पता है, स्मॉल डब्ल्यू भी मुझे पता है, स्मॉल एम भी पता है, और कैपिटल डब्ल्यू भी पता है, और डेल्टा टीएफ मुझे सॉरी अनुभार निकालना है, तो डेल्टा टीएफ पता है। डेल्टा टीएफ कितना है बेटा 1.5 गुना 1000 गुना केएफ कितना है, बेंजीन के लिए केएफ 5 गुना स्मॉल डब्ल्यू कितना है बेटा 0.29 अपॉन 0.29 अपॉन क्या चाहिए, स्मॉल एम मुझे निकालना है। कैपिटल डब्ल्यू कितना है, कैपिटल डब्ल्यू 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम। सारी वैल्यूज रख दी बेटा। एम को इधर ले जाओ, तो एम बराबर होगा 1000 गुना 5 गुना 0.29 बटे 1.5 गुना 5.8। नीचे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, अगर आप देखो 2 डिजिट के बाद, 1 और 1 2, तो इस 2 डिजिट से 2 डिजिट खत्म। भाई ऊपर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे भी 1 डिजिट यहाँ और 1 डिजिट यहाँ, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब देखो ये 29 है, ये 58 है, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, ये 5 है और ये 15 है, 5 3 15, तो एम बराबर क्या बचा 1000
3 गुना 2 कर लोगे भाई, 2 से 1000 कट जाएगा 500 बार, तो 500 बटे 3। तो चेक कर लेना m बराबर 500 बटे 3, डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर लेना बेटा, क्लियर है, कर लोगे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक कैपिटल ए, कोई कार्बनिक यौगिक ए है जिसके 0.816 ग्राम विलयन को 7.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 1.59 डिग्री सेल्सियस पाया गया। यानी कि जो हिमांक पाया गया है ना बेंजीन में घोलने पर, तो ये विलयन का हिमांक है बेटा, इतना पाया गया। यदि बेंजीन में देखो एक यौगिक के कैपिटल ए के इतने ग्राम विलयन को 7.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक इतना पाया गया, तो जो विलयन का हिमांक है ना वो इतना पाया गया। यदि बेंजीन का मोलल हिमांक अवनमन केएफ स्थिरांक इतना हो, तो हिमांक तथा हिमांक बेंजीन का हिमांक 5.51 डिग्री सेल्सियस हो, तो यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। देखो मैं समझाता हूं, इसको समझ लो क्वेश्चन को। वो कह रहा है एक यौगिक है जिसके 0.816 ग्राम 0.86 ग्राम क्लियर है। विलयन को बनाने के लिए 7.5 ग्राम बेंजीन में जब हमने घोला, तो जो विलयन का हिमांक आया वो कितना आया, हाँ 1.5 में, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। चलो स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करते हैं, दिया है समझ में आ जाएगी बात आपको। उसने दे दिया बेटा स्मॉल डब्ल्यू, क्या दे दिया स्मॉल डब्ल्यू, कितना 0.816 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया 7.5 ग्राम। और जब मैंने इतना ग्राम इसके अंदर ये गोला, तो जो हिमांक आया तो वो टीएफ होगा, विलयन का हिमांक होगा, वो कितना है बेटा 1.59 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो बात को। हाँ, जब मैंने ये बेंजीन है 7.5 ग्राम, इस बेंजीन के अंदर 0.816 ग्राम किसी एक पदार्थ के अमाउंट को डाला, तो जो हिमांक आया यहाँ का हिमांक आया वो कितना है 1.59 डिग्री सेल्सियस। तो ये विलयन का हिमांक कितना है, ये विलयन ही तो बन गया होगा बेटा। किसका हिमांक है, विलयन का। समझ में आ गई होगी बात। आगे देखो, यदि बेंजीन, वो अब बेंजीन का डाटा दे रहा है इधर से, यदि बेंजीन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक मतलब केएफ, मतलब बेटा क्या केएफ कितना है बेटा 4.90 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, तथा हिमांक किसकी बात कर रहा है, बेंजीन की। तो बेंजीन तो शुद्ध विलायक होगा, तो शुद्ध विलायक का हिमांक किससे डिनोट करते हैं, टीएफ नॉट। वो कितना है बेटा 5.51 डिग्री सेल्सियस हो, तो यौगिक का अणुभार ज्ञात करो, एम फाइंड आउट करना है। अब एम का रिलेशन किससे है, हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ से। डेल्टा टीएफ तो नहीं दिया, लेकिन डेल्टा टीएफ निकालने के लिए ये दोनों वैल्यू दे दी। चेक करो, तो मैं पहले डेल्टा टीएफ निकालूंगा, क्योंकि डेल्टा टीएफ बराबर होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ के। मुझे टीएफ नॉट भी पता है और टीएफ भी पता है, तो चेक करो डेल्टा टीएफ नॉट कितना है बेटा 5.51 माइनस डेल्टा टीएफ कितना है 1.59, घटा दो भाई 5.51 में से 1.59 को घटा दो। एक में से 9 नहीं जा सकता, इसलिए एक दाएं इधर से ले ली। 11 में से 9 गया 2, यहाँ 4 बचा होगा, 4 में से 5 नहीं जा सकता, एक दाएं इधर से ले ली। 14 में से 5 के बचे 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 4 बचा होगा, 4 में से 1 गया, बचा कितना 3। तो फाइनली हमारा डेल्टा टीएफ कितना है बेटा, डेल्टा टीएफ है 3.92 केल्विन या डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं, डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा टीएफ मेरे पास है, मुझे अणुभार निकालना है, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, कि डेल्टा टीएफ बराबर होता है 1000 गुना केएफ गुना स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। क्या फाइंड आउट करना है यहां से, स्मॉल एम।
क्या फाइंड आउट करना है बेटा? स्मॉल एम। चलिए तो स्मॉल एम को इधर ले जाओ। स्मॉल एम बराबर 1000 गुना के एफ गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी एफ गुना कैपिटल डब्ल्यू। चेक करो, चेक करो, बहुत अच्छा। अब आपके पास सारी वैल्यूज है भाई, सारी वैल्यूज आपके पास। देखो के एफ है, ये रहा। कहाँ है के एफ? ये रहा। स्मॉल डब्ल्यू है आपके पास बेटा, ये रहा। स्मॉल डब्ल्यू भी है आपके पास। डेल्टा टी एफ कहाँ है? डेल्टा टी एफ ये फाइंड आउट करा। कैपिटल डब्ल्यू कितना है बेटा? 7.5 करा। तो सारी वैल्यूज है, सारी वैल्यूज पुट करना, आंसर निकाल लेना। कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक विद्युत अनअपघट्य, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये भी। एक विद्युत अनअपघट्य के 1.0 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। चेक करो भाई क्या क्या वैल्यू दे रखा है। हल दिया है, दिया है, क्या वैल्यू दे रहा है भाई? चेक करो। स्मॉल डब्ल्यू 1 ग्राम, 1.0 को मैं 1 ग्राम लिख सकता हूं। कैपिटल डब्ल्यू कितने ग्राम बेंजीन में घोला गया भाई? 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में कमी जो आई, यानी कि डेल्टा टी एफ कितने कमी आई? 0.40 केल्विन की। तो बेंजीन का जो मोलर अवनमन स्थिरांक यानी कि हिमांक अवनमन स्थिरांक वो कितना है? 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दे दिया। साथ में पूछ रहा है अनुभार बताओ, फाइंड आउट करो अनुभार क्या होगा। अनुभार बताना कितना आसान है, क्योंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? कि डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुना के एफ गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। फाइंड आउट क्या करना है यहाँ से? स्मॉल एम। तो स्मॉल एम को इधर ले जाओ। तो स्मॉल एम बराबर 1000 गुना के एफ गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी एफ गुना कैपिटल डब्ल्यू। सारी वैल्यूज आपके पास है या नहीं है? जल्दी बताओ। सारी वैल्यूज आपके पास 1000 गुना के एफ कितना बेटा? के एफ हमारे पास 5.12। स्मॉल डब्ल्यू कितना है? स्मॉल डब्ल्यू हमारे पास 1। हाँ, डेल्टा टी एफ कितना है बेटा? 0.40 और गुना कैपिटल डब्ल्यू कितना है हमारे पास? 50 ग्राम। सारी वैल्यूज है, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। याद रखना मात्रक आएगा इसका ग्राम प्रति मोल, मात्रक जरूर लिखना जो भी वैल्यू आएगी, ग्राम प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट कर रहे हैं ना, आ जाएगा, क्लियर कर लोगे। हाँ, सबके आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या क्या आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एस्कॉर्बिक अम्ल फॉर्मूला होता है C6H8O6 के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए। मुझे द्रव्यमान की गणना करनी है जिसे 75 ग्राम एसिटिक एसिड में घोलने पर उसके हिमांक में इतने डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। के एफ का मान दे दिया 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। मुझे द्रव्यमान फाइंड आउट करना है एस्कॉर्बिक एसिड का, मास निकालना है। तो चेक करो बेटा क्या वैल्यू दिया, दिया है, दिया है, क्या दिया है उसने बेटा? हाँ, 75 ग्राम एसिटिक एसिड में घोलने पर, यानी कि मुझे स्मॉल डब्ल्यू फाइंड आउट करना, उस द्रव्यमान की गणना करनी है। कैपिटल डब्ल्यू कितने ग्राम है? 75 ग्राम। एसिटिक एसिड में घोलने पर उसके हिमांक में इतने की कमी, यानी कि डेल्टा टी एफ दे दिया। कितना दिया डेल्टा टी एफ? 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। एक और चीज है के एफ, के एफ कितना है? 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये भी दे दिया बेटा। और वो पूछ रहा है हमसे कि भाई भार बताओ। अब भार निकालने के लिए अनुभार चाहिए होगा, फॉर्मूला दे दिया उसने। तो स्मॉल एम बराबर, फॉर्मूला देखो कितना दिया है, C6H8O6, C6H8O6। तो m बराबर कार्बन के एक परमाणु का भार 12 गुना 6, हाइड्रोजन का 1 गुना 8, ऑक्सीजन का 16 गुना 6। भाई ऑक्सीजन का 16 होता है ना, चेक करो। 12 छिंग 72 प्लस आरटी का 8, 16 छिंग 16 85, 16 छिंग 96। तो 72 और 80 कितना होता है बेटा? 72 और 8 कितना होता है? 80, 80 और 196, तो 100 कितना हो जाएगा बेटा?
176, m बराबर आ जाएगा 176 ग्राम प्रति मोल। m कितना आ गया, अनुभार कितना आ गया, 176 ग्राम प्रति मोल। क्लियर है। अब मेरे पास अनुभार भी है, डेल्टा टीएफ भी है, तो मैं रिलेशन लिखूंगा, चूंकि हम जानते हैं स्मॉल w निकालना है ना, क्योंकि हम जानते हैं क्या बेटा कि डेल्टा टीएफ बराबर होता है 1000 गुना केएफ गुना स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना कैपिटल W। सारी वैल्यूज पुट करो। डेल्टा टीएफ कितना है, डेल्टा टीएफ चेक करो बेटा, डेल्टा टीएफ है 1.5, 1000 गुना केएफ कितना है, केएफ है बेटा 3.9 गुना स्मॉल w मुझे फाइंड आउट करना है, स्मॉल m कितना है 176 गुना और कैपिटल W कितना है 75, 75। तो W निकालना है, तो ये सारी वैल्यूज इसकी गुना में जाएगी, तो ये मैं लिख सकता हूं 1000 गुना 3.9 गुना स्मॉल w बटे 1.5 गुना 176 गुना 75। तो मुझे W निकालना है, तो W बराबर 1.5 गुना 176 गुना 75 बटे 1000 गुना 3.9। इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आप जानते हो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट खत्म, राइट। ये 1000 है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो अब W बराबर कितना बचा, 15 गुना 176 गुना 75 बटे 1000 गुना 39, 1000 गुना 39 कर लेना आप खुद। कहने का मतलब ये है, मात्रा क्या आएगा इसका, ग्राम, बाहर निकाल लो ना ग्राम, कर लेना अपने हिसाब से कैलकुलेशन और आंसर बताना क्या आएगा इसका। चले नेक्स्ट, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसे भी देखते हैं बेटा। एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ को नाइट्रोबेंजीन में घोलकर, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ उसको नाइट्रोबेंजीन में घोलकर 0.25 मोलल, मोलल का मतलब मोललता, विलयन प्राप्त किया जाता है। यानी कि जब हमने किसी अवाष्पशील पदार्थ को नाइट्रोबेंजीन में घोला तो उसकी जो मोललता है वो 0.25 है। क्लियर। तो इसके हिमांक में 2 केल्विन की कमी आ जाती है, यानी कि डेल्टा टीएफ कितना हो गया, 2 केल्विन, हिमांक में जो कमी आएगी 2 केल्विन की। अतः इसका मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, मुझे केएफ निकालना है, जबकि नाइट्रोबेंजीन विलायक का हिमांक 278 केल्विन है। तो भाई आप जानते हो मोललता में रिलेशन जानते हो ना, तो चूंकि हम दिया है, पहले वो लिख लेते हैं जो वैल्यू दे रखी है, दिया है मोललता, मोललता स्मॉल m बराबर कितना दिया है 0.25। साथ में उन्होंने दिया है हिमांक में कमी, हिमांक में कमी यानी कि डेल्टा टीएफ, वो कितनी है बेटा 2 केल्विन, 2 केल्विन। क्लियर है। फाइंड आउट क्या करा रहा है वो, केएफ मोलल अवनमन स्थिरांक फाइंड आउट करा रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ये, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ इंटू स्मॉल एम, स्मॉल एम मतलब मोललता। तो मुझे केएफ निकालना है मोललता और डेल्टा टीएफ के बटे भेज दो, तो केएफ बराबर होगा डेल्टा टीएफ अपॉन स्मॉल एम। तो केएफ बराबर डेल्टा टीएफ कितना था बेटा 2 बटे एम कितना है मोललता 0.25। क्लियर है। तो केएफ बराबर पॉइंट हटेगा 2 जीरो ऊपर, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा 8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, 8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। समझ में आ गई होगी बात, ये न्यूमेरिकल रिलेशन पता है तो न्यूमेरिकल आसान है, क्योंकि वैल्यू तो पुट करनी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा ध्यान रखो, मैं हर एक टाइप के न्यूमेरिकल करा रहा हूं, जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं हिमांक में अवनमन पे, हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। यानी कि अगर आप इस चैनल पर बने रहे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली कि भाई ये टाइप नहीं कराया, वो नहीं कराया, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल कराया जा रहा है, हर एक इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो भी कराया जा रहा है। तो इसलिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वो कह रहा है क्वेश्चन, जल में बने चीनी के एक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बोर्ड 2015 में आया हुआ है। जल में बने चीनी के एक 5% भार अनुसार
विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यानी कि जो हमारे पास जल में एक चीनी का सॉल्यूशन है जिसका 5% चीनी डिसॉल्व कर रखी है भानुसार, और उस विलयन का हिमांक आया 271 केल्विन। आगे चलो, ग्लूकोज के जल में बने 5%, दूसरा ग्लूकोज का जल में बने 5%, विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। भाई जल में बने ग्लूकोज विलयन का हिमांक निकालना है, क्लियर है, ज्ञात कीजिए। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है, शुद्ध जल का हिमांक कितना है 273.15 केल्विन है। भाई उसका हमें क्या दे दिया, विलयन का हिमांक दे दिया। दूसरे का विलयन का हमें क्या पूछ रहा है, हाँ ग्लूकोज वाले का हिमांक पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे भाई विलयन का हिमांक, 5% वाले का मत पूछ रहा है वो, कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से। हाँ ऐसे करेंगे बेटा, पहले वाले से हम क्या करेंगे, केएफ की वैल्यू निकालेंगे पहले वाले से, और दूसरे वाले में हम केएफ की वैल्यू पुट करके डेल्टा टीएफ निकालेंगे। जब मुझे डेल्टा टीएफ पता चल जाएगा तो मैं विलयन का हिमांक निकाल सकता हूं। तो चेक करो, सबसे पहले हम किसकी बात करें, चीनी के लिए, चीनी के लिए, चीनी के विलयन के लिए चेक करो बेटा। 5% उसने दिया है हमें चीनी का विलयन, इसका मतलब चीनी 5% है, मतलब चीनी स्मॉल डब्ल्यू 5 ग्राम है, कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा 95 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 ग्राम चीनी है तो 95 ग्राम जल होगा, तभी तो 100 ग्राम विलयन बनेगा, भार अनुसार दे रखा है। आगे क्या दिया उसने, विलयन का हिमांक दिया, डेल्टा टीएफ दे दिया भाई, विलयन का हिमांक कितना दिया है, उसने दिया है 271 केल्विन, 271 केल्विन, क्लियर है बात। हाँ तो यहां से मुझे चाहिए शुद्ध जल का हिमांक भी दे रखा है, टीएफ नॉट कितना दिया है 273.15 केल्विन। तो यहां मुझे डेल्टा टीएफ निकाल लूंगा मैं, डेल्टा टीएफ बराबर होगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ के, टीएफ नॉट में से टीएफ को घटाओ तो चेक करो 273.15 में से घटाना मुझे 271 तो 5 एक पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 में से एक गया 2 बचेगा, 7 में 7 जीरो, तो ये बच जाएगा 2.15। तो डेल्टा टीएफ कितना आ गया बेटा 2.15 केल्विन, 2.15 केल्विन। हमने यहां से क्या फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा टीएफ निकाल लिया। अब मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे अनुभार चाहिए होगा, और चीनी का अनुभार, चीनी का फॉर्मूला स्मॉल एम, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्या होता है चीनी का फॉर्मूला बेटा, C12H22O11। तो चीनी के लिए हम यहां पर अनुभार निकाल लें, कार्बन के एक परमाणु का भार 12 होता है, नंबर ऑफ कार्बन भी 12 ही है, गुना 12, हाइड्रोजन का एक है कितने 22, ऑक्सीजन का 16 है कितने 11। तो चेक करो m बराबर 12 12 144, 22 एकम 22, 16 कि जब 10 में गुना करोगे तो 160, और 16 और जोड़ दो तो 176, 176 और 144 320, 320 और 22 कितना आ जाएगा 342। तो मुझे चीनी का अनुभार भी मिल गया। अब मैं लगा सकता हूं चूंकि डेल्टा टीएफ बराबर 1000 गुना केएफ गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। यहां से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, केएफ निकालना है। सारी वैल्यूज हमारे पास है, डेल्टा टीएफ हमारे पास है 2.15, 1000 गुना केएफ मुझे फाइंड आउट करना है। स्मॉल डब्ल्यू कितना है बेटा, स्मॉल डब्ल्यू 5 ग्राम, अनुभार 342 गुना कैपिटल डब्ल्यू कितना है बेटा, कैपिटल डब्ल्यू है हमारे पास, कैपिटल डब्ल्यू 95 तो चेक करो बेटा, चलो चेक करो आगे से, चेक करो। मुझे यहां से केएफ निकालना है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1000 गुना केएफ गुना 5, इधर लिख सकता हूं बेटा मैं 2.15 गुना 342, 2.15 गुना 342 गुना 95, क्लियर है। मुझे यहां से केएफ निकालना है, तो केएफ बराबर होगा 2.15 गुना 342 गुना 95 बटे 1000 गुना 5, भाई अपोन में 5 आ जाएगा ना, तो 5 से क्या करो, 5 से आप 95 काट दो, 5 से 95 कट जाएगा 19 बार, 19 पंजे 95। अब क्या करो, सबकी गुना कर दो भाई, सबकी गुना करनी है अब हमें।
तो गुना, तो जब हम इसकी गुना करेंगे तो ये आएगी 13,970.7 बटे 1000। 3 पॉइंट इधर खिसकाओगे, 3 पॉइंट इधर, तो ये KF आ जाएगा हमारे पास 13.97। 13.97 KF कितना आ जाएगा बेटा? 13.97। मात्रक क्या होने वाला है? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कर लेना बेटा इसको, जब आप कैलकुलेशन करोगे इन सब की तो कितना आएगा, कितना आने वाला है? 13,970.7। 13,970.7। क्लियर है बात? फिर आप बेटा में 3 जीरो है ना, तो 3 पॉइंट इधर खिसकाओगे तो 13.97 आ जाएगा KF। KF का मान आ गया, KF का वैल्यू आ गई। तो अब बात करेंगे हम किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। तो हम यहां बात करें ग्लूकोज विलियन के लिए। ग्लूकोज विलियन के लिए चेक करो। ग्लूकोज विलियन के लिए हमारे पास स्मॉल w कितना है? 5 ग्राम है क्या भाई? 5% ही है ना। कैपिटल W यहां भी कितना होगा? 95 ग्राम। और क्या देखो, विलियन का ही मांग हमें यहाँ पर TF निकालना है। सही है। TF नोट तो वही है कितना? 273.15 केल्विन। और क्या बेटा? और चेक करो, और तो कुछ नहीं दिया, नहीं दिया भाई, और कुछ नहीं। यहाँ पर KF का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। निकाल ली 13.97। जो KF की वैल्यू ऊपर होगी वही KF की वैल्यू नीचे होगी। तो KF भी मुझे पता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है? डेल्टा TF, डेल्टा TF, डेल्टा TF तो निकालना है। यहां से डेल्टा TF निकालेंगे तभी तो TF पता चलेगा। तो डेल्टा TF तो मुझे निकालना है बेटा। चेक करो अब यहां पर। तो चूंकि हम जानते हैं क्या फॉर्मूला देखो, डेल्टा TF बराबर 1000 गुना KF गुना स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना कैपिटल W। तो मुझे स्मॉल m भी चाहिएगा बेटा यहाँ पर। तो मैं लिख रहा हूं ग्लूकोज के लिए स्मॉल m होगा 180 ग्राम प्रति मोल। निकाल लेना भाई, ग्लूकोज के लिए कितना आएगा? 180 ग्राम प्रति मोल। तो चेक करो, डेल्टा TF बराबर 1000 गुना KF कितना है? 13.597। 13.97 गुना स्मॉल w है 5 ग्राम बटे स्मॉल m है 180, कैपिटल W है 95। सेम वही, इसे काट देना कितनी बार भाई? 19 बार। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेना इसकी। तो जो डेल्टा TF आएगा, फिर फॉर्मूला लगाना, डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF के। अब आपको TF निकालना है, TF नॉट भी पता है 273.15। डेल्टा TF यहां से निकाल लोगे तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? TF निकाल सकते हो। ठीक है, आंसर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट, बहुत इंपोर्टेंट नोट है भाई ये, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट। क्या कहता है नोट? यदि चेक करो, यदि विलियन का क्वोथनांक दिया हो, भाई या तो विलियन का क्वोथनांक दिया हो या विलियन का हिमांक दिया हो, दोनों में से कोई एक दिया हो, और उसी यानी कि इसी विलियन का हिमांक पूछे, अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू दी और दूसरी वैल्यू पूछे, तब हम क्या करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा TF बराबर होता है बेटा, डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू स्मॉल m, और डेल्टा T भी बराबर होता है क्वोथनांक वाले का KB इंटू स्मॉल m। दोनों को डिवाइड करोगे, भाई उसी विलियन की बात कर रहा है। अगर एक ही विलियन की बात करें, मान लीजिए ये है, यहां पर ग्लूकोज है और यहां पर जल है, वो कह रहा है इस जल का क्वोथनांक, टीवी तो दे दिया 271 डिग्री सेल्सियस, मान लो 271 डिग्री सेल्सियस, तो कह रहा है इसी विलियन का हिमांक बताओ क्या होगा भाई। तो इस विलियन की मोललता तो सेम ही होने वाली है ना, सांद्रता तो सेम ही होगी भाई, मोललता सेम होगी भाई, तो इसलिए मोललता समान है। तो जब मैं डिवाइड करूंगा समीकरण 1 और 2 से, तो डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB बराबर आएगा KF अपॉन KB। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी कि हमारे पास क्या फॉर्मूला याद हो, डेल्टा TF, चेक करो, डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB बराबर होगा KF अपॉन KB। भाई ये फॉर्मूला याद हो आपको, ये फॉर्मूला याद हो। जब एक विलियन का क्वोथनांक दे और उसी विलियन का हिमांक पूछे, या एक विलियन का हिमांक दे और उसी विलियन का क्वोथनांक पूछे, तब आपको ये फॉर्मूला निकालना है, डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB बराबर KF अपॉन KB। चलिए तो इस पे भी न्यूमेरिकल करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर भी चेक करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करें भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, चेक करो। एक जलीय विलयन का क्वथनांक 373.4 केल्विन है। विलयन का क्वथनांक दे दिया, इसका हिमांक क्या होगा, इसी विलयन का हिमांक पूछ रहा है। केएफ दे दिया 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केबी का मान दे दिया 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो जो वैल्यू दे दी वो लिख लेते हैं, दिया है भाई, दिया है विलयन का क्वथनांक यानी कि टीबी दे दिया भाई। विलयन का क्वथनांक को टीबी से डिनोट करेंगे 373.4 केल्विन। अब चाहिए रिलेशन डेल्टा टीएफ से है, तो चाहिए तो टीएफ मतलब सॉरी डेल्टा टीएफ और टीबी चाहिए है ना, और टीबी चाहने के लिए हमें शुद्ध विलायक का क्वथनांक भी बताओ, तो टीबी नॉट भी बताओ। भाई विलायक कौन है यहाँ पर, जलीय विलयन है, जल, और जल का क्वथनांक होता है, अगर केल्विन में बात करूं तो 373 केल्विन, 373 केल्विन होता है नहीं होता है। चलिए तो डेल्टा टीबी बराबर होगा, हाँ, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो डेल्टा टीबी बराबर होगा बेटा 373 माइनस 4 माइनस सॉरी 373.4 माइनस 373, फाइनली कितना आएगा डेल्टा टीबी हमारे पास, डेल्टा टीबी आ जाएगा 0.4 केल्विन। डेल्टा टीबी पता चल गया मुझे, यहां से आगे चलो। और क्या दिया है उसने वैल्यू बेटा, उसने पूछा है हिमांक क्या होगा, भाई डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, विलयन का हिमांक पूछ रहा है। आपको पता है शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, डेल्टा टीएफ नॉट कितना होता है 0 केल्विन मतलब 273 केल्विन, 273 केल्विन। साथ में और क्या क्या दिया है उसने बेटा, केबी की वैल्यू दे दी 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और क्या दिया बेटा, केएफ दे दिया 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। दिया है नहीं दिया, ये वैल्यू सारी वैल्यू दे दी। अब चूंकि हम जानते हैं जो पॉसिबल है सब वैल्यू मैंने लिख दी, चूंकि हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीबी बराबर होगा केएफ अपॉन केबी। मुझे निकालना है विलयन का हिमांक, और विलयन का हिमांक निकालने के लिए मुझे डेल्टा टीएफ चाहिएगा, तो यहां से डेल्टा टीएफ फाइंड आउट करूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा टीएफ बराबर केएफ अपॉन केबी गुना डेल्टा टीबी। क्या आपको सारी वैल्यू पता है, नहीं पता, केएफ पता है, केबी पता है, डेल्टा टीबी भी पता है। चलिए वैल्यू पुट करो, चलो मैं यहां इधर पुट कर देता हूं। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ कितना बेटा 1.86, केबी कितना है 0.52 गुना ये कितना है 0.4, 0.4। आपको पता है पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट, तो 186/52 गुना 4। आपको पता है 13 चौक 52 होता है, तो ये 13 बार कट जाएगा। कितनी बार, 13 बार, 13 चौका 52। तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा टीएफ बराबर 186/13। अब 186 पे 13 का टेबल पढ़ लो, 186 13 का टेबल, 13 एकम 13 कितना बचा 5, 13 चौक 52, 52 4 पॉइंट लग उतारोगे 0, 13 तिया 39, 13 तिया 39। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ आ गया बेटा 14.3 केल्विन, 14.3 केल्विन। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं मैं भाई, डेल्टा टीएफ कितना था 1.86 अपॉन 0.52, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ऊपर 186 नीचे 52 गुना 0.4, सॉरी 0.4 था ना, तो अपॉन में 10 और बचेगा भाई, अपॉन में 10 भी तो आएगा, तो 13 चौक 52, तो बट्टे में 10 चल रहा है, और 10 चल रहा है तो एक पॉइंट और इधर खिसकाओगे, तो बट्टे में 10, एक पॉइंट और इधर खिसकाओगे, तो डेल्टा टीएफ आएगा 1.43 केल्विन, 1.43 केल्विन, सॉरी कितना आएगा 1.43 केल्विन। अब मुझे डेल्टा टीएफ पता चल गया, निकालना तो टीएफ था, तो अब मैं कैसे निकालूंगा भाई, चेक करो कैसे फाइंड आउट करोगे कि भाई चूंकि हम जानते हैं डेल्टा टीएफ बराबर होगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ निकालना है, ये मुझे पता है कितना, ये आया 1.4, 1.4 चेक कर लेते हैं, 1.43, चलिए 1.43, ये हमारे पास कितना है 273, ये मुझे निकालना है, इसको इधर ले आओ और इसे इधर ले जाओ, तो टीएफ बराबर होगा 273 माइनस 273 माइनस ये इधर जाके 1.43, तो 273 में से
आपको घटाना है 1.43। घटाओ, 10 में से 3 गए 7, यहाँ 9 में से 4 गए 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में से 1 गया 1, 7, 2। तो आंसर कितना है डेल्टा टी एफ बराबर 271.57 केल्विन। इस तरीके से बेटा फाइंड आउट करोगे। जब एक विलयन का क्वोथनांक या हिमांक दे और दूसरे विलयन का क्वोथनांक या हिमांक पूछे तो आप डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टीवी बराबर के एफ अपॉन के बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पर डेल्टा टी एफ आपको निकालना है और डेल्टा टीवी आपको निकालना है। वो निकालने के लिए शुद्ध विलायक जो भी होगा उसका क्वोथनांक और उसका हिमांक पता हो। ज्यादातर आपको जल की बात करेगा और जल का क्वोथनांक भी पता होता है और जल का हिमांक भी पता होता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए देखते हैं बेटा क्या है। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वोथनांक, जो विलयन का क्वोथनांक मिला वो 100.28 डिग्री सेल्सियस है। इसी विलयन का हिमांक क्या होगा? सेम क्वेश्चन है भाई। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना और केएफ मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना तथा ये क्या है बेटा? मोलल अवनमन स्थिरांक। यहां लिख लेना मोलल अवनमन स्थिरांक। भाई जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक तो ये है, तथा मोलल अवनमन स्थिरांक कितना होगा? 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल है। मोलल इनवर्स नहीं मोलल है, सॉरी, यहां पर प्रति मोलल, यहां पे भी प्रति मोलल। ये अब सही है बेटा, सही है, इसको सही कर लेना चाहिए जो मैंने करेक्शन करे। अब वो कह रहा है 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वोथनांक कितना है? भाई विलयन का क्वोथनांक दे दिया, चेक करो, डेल्टा टीबी क्वोथनांक है ना, क्वोथनांक को तो टीबी से डिनोट करेंगे। डेल्टा टीबी कितना दिया है? 100.28 डिग्री सेल्सियस। दिया है नहीं दिया? भाई मुझे जानता हूं टीबी नॉट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री सेल्सियस में रख लिया, तो डेल्टा टीबी मुझे पता चल गया कितना, 100.28। मैं बता रहा हूं आपको खुद करना है, 100.28 माइनस 100, तो फाइनली डेल्टा टीबी कितना आएगा? 0.28 डिग्री सेल्सियस। आ गया डेल्टा टीबी। आगे देखो उसने क्या कहा, इसी विलयन का हिमांक भैया टीएफ फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, और टीएफ फाइंड आउट करने के लिए तो टीएफ नॉट भी चाहिए होता है। जल का भाई टीएफ नॉट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 पे तो फ्रीज होता है, सही है। अब क्या करोगे, और क्या वैल्यू दी उसने, और दिया है केबी 0.52 केल्विन किलोग्राम डिग्री सेल्सियस प्रति मोल, डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। मोलल मतलब मोललता, मोलल मतलब मोललता। और क्या दिया है भाई इसने, और दिया है केएफ, केएफ कितना दिया है? 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। सारी वैल्यू दे रखी है बेटा, तो फॉर्मूला लगा दो। चूंकि हम जानते हैं डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीबी बराबर होगा केएफ अपॉन केबी। होगा या नहीं होगा? मुझे यहां से क्या निकालना है? मुझे टीएफ निकालना है। टीएफ निकालने के लिए डेल्टा टीएफ चाहिए, तो डेल्टा टीएफ फाइंड आउट करूंगा। डेल्टा टीएफ बराबर होगा केएफ अपॉन केबी गुना डेल्टा टीबी। तो जैसे ही यहां से आप डेल्टा टीबी फाइंड आउट, सॉरी डेल्टा टीएफ फाइंड आउट कर लोगे तो सेम फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करना कि डेल्टा टीएफ बराबर होगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ, और वहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? टीएफ निकाल सकते हो। कमेंट करके आंसर बताना। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और अगर अच्छे से क्लियर है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।